न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। डू यू थिंक विद दिस पॉलिसी हम अपने स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को ग्लोबली कॉम्पिटेंट बना पाएंगे? पहले पीयर प्रेशर और बुलिंग स्कूल तक होता था। व्हेन द किड कम बैक वो एक नॉर्मल सेफ जोन में आ जाता था। बट अब ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन पीयर प्रेशर भी बच्चों को डिप्रेस कर रहा है। आप लाइफ के चैलेंजेस को कैसे इन सारी चीज़ों के साथ फेस करते हो, दैट इज़ रियल एजुकेशन। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ नॉट व्हाट यू लर्न थ्रू योर बुक्स, एजुकेशन इज़ हाउ यू हैंडल योर लाइफ। तो यही चीज़ें बच्चों को हमें सिखानी है कि ये जो मार्क्स है, ये जो अभी आपको दिख रहा है अपने मार्क्स, ये बहुत टेम्प्रेरी है। आजकल मैंने नोटिस करा है 11-12 के बच्चे क्या करते हैं, स्कूल मिस करते हैं इन द नेम ऑफ सेल्फ स्टडी और फॉर देयर फ्यूचर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड एक्सीडेंटली वो एक मिस्टेक करते हैं। ऑन दिस पोर्टल I want you to give a lesson to those students and their parents as well. इसी कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड फिक्स्ड थिंकिंग से ही NEP हमें निकालना चाह रही है। टाइम लगेगा सबका माइंडसेट चेंज होने में, बट धीरे धीरे हमें बच्चों का भी और अपना माइंडसेट भी चेंज करना है, एंड बच्चे भी हमसे ही सीखेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। हम बड़ों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एंड जब हमसे वो ये ओपिनियंस, हमारे थॉट्स, हमारे पर्सपेक्टिव्स देखेंगे तो धीरे धीरे बच्चों का पर्सपेक्टिव भी लाइफ की तरफ बदलेगा। Hello and welcome to another episode of Curiosity to Clarity. It's my honor and privilege to welcome our today's guest who and her family has spent their entire life in changing how education mean to society, building communities and making education accessible to even underprivileged students. Let's together welcome our special guest, Miss Nidhi Rai. Welcome to the show, ma'am. Thank you, Sonalika. I'm so happy to be here. Thank you, beta. Let's get into our conversation. Sure. मैम, आजकल टॉडलर प्रोग्राम्स, अर्ली लर्निंग क्लासेस, ऐसे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट किड्स स्कूलिंग? सी, अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जिसको हम कहते हैं, द राइट एज टू स्टार्ट स्कूलिंग इज़ रफली अराउंड 3 to 4 years. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ इमोशनल रेडीनेस। जब चाइल्ड मेंटली और इमोशनली रेडी होता है टू लीव द पेरेंट्स हाउस फॉर सम टाइम एंड अब्जॉर्ब न्यू लर्निंग, किसी अच्छे नए एनवायरनमेंट में जाके नई चीज़ें सीखने के लिए बच्चा रेडी हो जाता है एट द एज ऑफ 3 or 4 years. So there is no requirement of any toddler program which is running in the market in the age of 18 months, 20 months, 24 months. I feel ठीक है, वहाँ पे भी मेहनत हो रही है बच्चों पे, बट कई टॉडलर्स प्रोग्राम्स या प्री स्कूल्स में बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल देते हैं। दे एक्चुअली बिकम लाइक प्रिपरेटरी स्कूल्स फॉर अदर स्कूल्स। सो क्या होता है, वो बच्चे पे प्रेशर डालते हैं कि अब तुम लिखो, अब तुम सीखो A to Z, क से गया, अभी से 2-2.5 साल के बच्चे को सिखाने लगते हैं, एंड दैट इज़ रियली नॉट रिक्वायर्ड। उस सब प्रेशर से बच्चा और डर जाता है, एंड ही इज़ नॉट इमोशनली प्रिपेयर्ड टू देन गो टू द स्कूल। जब स्कूल जाने का टाइम आता है तब तक वो बहुत घबरा जाता है और स्ट्रेस में आ जाता है। सो बिफोर 3 years हमें कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ नहीं करवानी है। वी हैव टू जस्ट लेट द चाइल्ड बी फ्री प्ले, लेट हिम एन्जॉय हिज, एंड लेट देयर बी मोटर डेवलपमेंट, है ना, इमोशनली मेंटली चाइल्ड रेडी हो जाए। सो हम ऐसे प्ले स्कूल में डालें, बहुत देख के समझ के, जहाँ टीचर्स ट्रेंड हैं कि प्ले स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ करानी है बच्चे को, उस पर बिना प्रेशर या स्ट्रेस डाले हुए। और जब हम प्ले स्कूल के बाद एक स्कूल हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें किन पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए फॉर द बेस्ट overall development of our kid? This is a very difficult question for a parent, क्योंकि we are running schools, but at the same time I am also a parent. I am a parent of 2 beautiful daughters, and yes, जैसे आपको लगा वैसे हमें भी बिल्कुल नॉर्मली ऐसे फीलिंग्स होती हैं that now the child is 3 or 4 years old. अब हम बच्चे को अपने से अलग करना है. So for a parent to decide which is the best school for the child, because school is like a second home. बच्चे के लिए घर ही है, वो भी दूसरा घर है। सो वहाँ बच्चा क्या गेन करेगा, हम कैसे स्कूल में डालें, इट्स अ वेरी टफ डिसीजन। लेकिन बेसिक कुछ चीज़ें ज़रूर आपको देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर क्वालिटी।
how qualified and well trained the teachers are. They should be very passionate educators. ज़्यादातर टीचर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो टीचर्स हैं just by default, क्योंकि और कुछ नहीं था तो टीचर्स हो गए. Those type of teachers cannot give their best to the child. It's very important that the teacher quality should be very good, because I personally believe infrastructure and other things are just frills. The core is the teacher quality. True. And secondly, the nurturing environment of the school and the safety and cleanliness. This is very very important. इन चीज़ों पे कभी भी compromise नहीं करना चाहिए. बाकी infrastructure and other things, they are frills and add-ons. It's like अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो you go and eat there for the food quality. That is the number one thing. बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं. So same way in a school, the teacher quality and the environment should be nurturing and caring. Other things are secondary. आपने मेंशन करा कि टीचर क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Yes. सो एज अ मैनेजमेंट आप कैसे एवेलुएट करते हैं? इसके अलावा और कोई प्रायोरिटाइज करते हैं टीचर सिलेक्शन से पहले? See, क्वालिफिकेशन तो नेसेसरी है ही. एज पर द CBSE बोर्ड रेगुलेशंस हमें क्वालिफिकेशंस के हिसाब से ही लेना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्लासेस अलॉटेड एक्सेट्रा. हाउएवर क्वालिफिकेशन इज़ वन थिंग, बट हम बहुत और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस, द स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स. इसके लिए हम लोग रेगुलरली टीचर्स के 2-3 बार डेमोज़ कंडक्ट करते हैं, उनका बच्चों से इंटरेक्शन देखते हैं, उनके टेस्ट भी लेते हैं, नॉट ओनली इन देयर सब्जेक्ट बट वो बच्चे की साइकोलॉजी को कितना समझते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करके ही वी हायर अ टीचर, because we are going to give a very delicate and sensitive child in the hands of that teacher. तो हमें टीचर सिलेक्शन में बहुत ध्यान रखना चाहिए. We are very particular about our teacher selection. बच्चा घर छोड़ के स्कूल ज्वाइन करता है तो कई बार वो एडजस्ट नहीं कर पाता, रोता है, स्कूल नहीं जाना चाहता, तो हाउ डू यू हैंडल सच किड्स? We have I can introduce a funny element also here, I think. No, sure. We have a very हम लोग बच्चों के साथ ना बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो 3-3.5 साल के हैं, एंड इट इज़ ऑब्वियस कि जब वो पेरेंट्स को छोड़ के आते हैं तो वो रोने लगते हैं. दे हैव नेवर सीन दिस सिनेरियो कि उनके पेरेंट्स से अलग होना, एंड आवर टीचर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड एंड दे अंडरस्टैंड दैट. तो वो फर्स्ट फ्यू डेज़ क्या करते हैं, वो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं. व्हेन दे एंटर द स्कूल, द टीचर्स स्टार्ट डांसिंग, म्यूज़िक, पेंटिंग, गेम्स, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि बच्चे एकदम से देखते ही संग रोना भूल जाते हैं, एंड दे स्टार्ट डांसिंग एंड एंजॉइंग विद द टीचर्स. सो टीचर्स जो कि छोटे बच्चों को हैंडल करते हैं, उनमें एक खुद क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि दे शुड बी एबल टू डांस विद द चिल्ड्रन, बच्चों की तरह बात करना आना चाहिए, स्टोरी टेलिंग. अगेन बच्चों को कैसे अच्छा लगता है विद दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, कैसे वो स्टोरी सुनानी है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कि बच्चों को ये रियलाइज़ भी ना हो कि हमें कुछ सिखाया जा रहा है, एंड इन अ फन वे दे लर्न. इनफैक्ट टीचर्स हाथ पकड़ के कई बार बच्चों का स्कूल में राउंड भी लगवा देती हैं कि चलो आप भी हमारे साथ चलोगे, आज के दिन आप भी टीचर बन जाओ, लेट्स टेक अ राउंड विद यू. तो वो बहुत एंजॉय करते हैं टीचर्स के साथ. तो हमें कई बार एक फिक्स रूटीन और रूल से अलग हटना पड़ता है व्हेन वी वांट दैट बच्चे रियली एंजॉय करें अपना लर्निंग प्रोसेस. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, एंड उस पॉलिसी के थोड़ा आप गाइड करिए, उस पॉलिसी में क्या 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 चेंजेस हैं? Actually, new education policy पे the government has been working very hard, and NEP 2020 implement करते करते सारे schools को पहले तो हमने उसे खुद समझा, अपने सारे टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल्स, हेड मिस्ट्रेस, कोऑर्डिनेटर्स को इंश्योर किया कि वो इस पॉलिसी को समझें थ्रू वेरियस वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस, एंड इसे समझ के उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट करना राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द टॉप मोस्ट लेवल. It was quite a challenge, but at the same time we accepted it very positively because NEP 2020 में काफ़ी changes हैं, and in very short I'll tell you, ये changes are basically very child centered because हमारी education बहुत ज़्यादा one way हो रही थी, है ना? This is for holistic development. For holistic development, rather than focusing on just rote learning or marks or just the academic aspect. This NEP is focusing on the holistic development of the child. That from every angle, the child should develop into a multifaceted personality.
and it guides the teachers in such a way that they can work on individual differences also between children, and at the same time help them to blossom their personalities to their best potential. NEP 2020 के हिसाब से फाउंडेशन क्लासेस में रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग में भी करिकुलम होना चाहिए. इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? Actually, CBSE has said कि teachers should also teach the regular curriculum, whether it is in class 1 or in class 12. रेगुलर करिकुलम के कॉन्सेप्ट्स भी टीचर्स मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में सिखा सकते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो रीजनल लैंग्वेजेस हिंदी, कुमाऊनी या गढ़वाली आप इन लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं. पंजाबी, जैसे हमारे रीजन में पंजाबी स्पीकिंग लोग भी बहुत हैं. तो द बोर्ड सेज कि लैंग्वेज इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आए और बच्चा कंफर्टेबली पढ़ाई करे, पढ़ाई से डरे नहीं. क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश इन्फोर्स करते हैं तो बच्चा टेंशन में आ जाता है कि मुझे इंग्लिश में ही सब कुछ समझना पड़ेगा, एंड फिर आधे कॉन्सेप्ट उसे समझ में ही नहीं आ पाते. सो डेफिनेटली इंट्रोड्यूसिंग रीजनल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ टीचिंग can help in better concept formation. The child can become more confident and वो डर निकल जाएगा कि टीचर सिर्फ इंग्लिश में ही समझाएंगे. बट इसके कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं. सो आई रियली वेलकम दिस, एंड मुझे नहीं लगता कि हमें इसके बारे में बहुत क्वेश्चन मार्क करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ फैक्ट कि बच्चा अपनी मदर टंग में जितना कंफर्टेबल होता है वो किसी और लैंग्वेज में नहीं होता. एंड इफ़ यू रियली गो, आप जर्मनी में देखिए, आप स्विट्ज़रलैंड देखिए और डेवलप्ड नेशंस देखिए, USA देखिए, वो अपनी लैंग्वेज में ही तो बच्चे को पढ़ाते हैं. सो वो कहाँ कम है, वो भी बहुत एडवांस्ड हैं और बच्चे बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ भी अपनी सोसाइटी में. तो सेम वे अगर हम भी अपनी लैंग्वेज में या मदर टंग में पढ़ाते हैं तो कुछ गलत नहीं है. बेटर फॉर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड फॉर द चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस. लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है कि कभी कभी बच्चे जब बहुत ज़्यादा सिर्फ हम उन्हें ये कह देते हैं कि अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही आपको हम पढ़ाएंगे, तो वो उनका ब्रेन फिर वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू अडेप्ट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो कहीं ना कहीं फिर हम उसको कम कर देते हैं. तो हर चीज़ का एक फ्लिप साइड होता है. दिस इज़ ऑल्सो अ फ्लिप साइड. सो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए कि रीजनल लैंग्वेज में भी समझाएं, बट द चाइल्ड्स ब्रेन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अडेप्ट टू अदर लैंग्वेजेस. और हम इंडियंस तो वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं इन द सेंस कि हम कोड स्विचिंग आसानी से कर लेते हैं. एक मेरे को बड़ी कन्फ्यूजन थी, NEP में ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहा है. हाँ जी. दिस इज वेरी स्ट्रेंज. क्या हम इससे अपने बच्चों को आंसर्स ढूंढने के तरीके सिखा रहे हैं या? यस, इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज. इनफैक्ट हम लोगों ने भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा, एंड वी ऑल्सो फेल्ट इनिशियली कि ये कैसे होगा. लेकिन हाँ, अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो इट्स अ वेरी यूनिक एंड वंडरफुल कॉन्सेप्ट. बिकॉज देखिए, बच्चे को जब अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते होंगे तभी उसे ये पता होगा कि मुझे आंसर्स भी कहाँ से ढूंढने हैं. अगर आप बच्चा बिना पढ़े आ जाएगा और वो सोचेगा कि मैं ओपन बुक टेस्ट के थ्रू फुल मार्क्स ले आऊँगा, तो ये इम्पॉसिबल है. बच्चे को पहले से सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए. एंड ऑफ कोर्स पेपर सेटिंग, जब आप ओपन बुक टेस्ट अलाउ कर रहे हो तो पेपर सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि द पेपर शुड बी कॉन्सेप्ट बेस्ड. जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चे के कॉन्सेप्ट को पूछें, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें रादर दैन उसके रोट लर्निंग पे. अगर आप रोट लर्निंग वाले क्वेश्चंस पे पूछेंगे क्वेश्चन पेपर में तो बच्चा आंसर निकाल ही लेगा ओपन बुक में से. लेकिन हमें जब ओपन बुक टेस्ट देना है तो वो हमने टीचर्स को भी ट्रेन करना होगा, एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट, कि कैसे क्वेश्चन पेपर की सेटिंग होनी चाहिए कि ओपन बुक टेस्ट होते हुए भी बच्चा अपनी थिंकिंग का पूरा यूज़ करे. प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, टेकिंग आउट, अंडरस्टैंडिंग द आंसर, ये सारी कैपेबिलिटीज से पेपर को सॉल्व करें. डू यू थिंक विद दिस पॉलिसी हम अपने स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को ग्लोबली कॉम्पिटेंट बना पाएंगे? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इस पॉलिसी को अगर फुल्ली प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे बच्चे बहुत सक्सेसफुल ग्लोबल सिटीजन्स बन सकते हैं. ऑलरेडी हैं, हम अपने स्कूल में देख रहे हैं. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर सक्सेसफुली सेटल्ड अब्रॉड, डूइंग वेरी वेल, एंड एट द सेम टाइम अपनी कंट्री में भी बहुत अच्छी पोस्ट पे प्राइवेट कंपनीज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं.
एंड विद NEP 2020 हमें सबसे पहले तो इसको एक बहुत पॉजिटिव माइंड से एक्सेप्ट करना होगा. Not only teachers, administrators, school principals, coordinators, but more importantly even parents. हमें इस चीज़ को बहुत ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना होगा कि अब हम अपनी एजुकेशन का फोकस शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम मार्क्स एंड एकेडमिक्स टू द चाइल्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट. सो इस पॉलिसी के रिजल्ट्स आने के लिए हमें थोड़ा पेशेंट रहना होगा. रोट लर्निंग से इमीडिएट रिजल्ट आता है, बिल्कुल आता है. अभी मैंने एक चैप्टर को पूरा रट लिया एंड मैं टेस्ट दूंगी, आई विल गेट फुल मार्क्स, तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं. लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब हम NEP की चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे रिज़ल्ट हो सकता है देर से आए, लेकिन इट विल बी अ वंडरफुल रिज़ल्ट एंड योर चाइल्ड विल ब्लॉसम इनटू रियली अ फुल फ्लेजेड मल्टी टैलेंटेड मल्टी फैसेटेड इंडिविजुअल. उसके अंदर के जितने भी पोटेंशियल्स हैं जो कई बार छुपे रह जाते हैं, बिकॉज बच्चा पूरे स्ट्रेस में रहता है कि बस मुझे पढ़ के मार्क्स लाने हैं, वो सारे पोटेंशियल्स उसके टैलेंट्स डेवलप होने का फुल स्कोप NEP के थ्रू है. हाँ, अभी तक तो यही होता है. आई सी किड्स वो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, समझने के लिए नहीं पढ़ते. बिल्कुल, बस उनको पढ़ना है बिकॉज कल मम्मी डांट देंगी, मार्क्स कम आए हैं. हाँ, लॉजिक नहीं समझना. बिल्कुल. पेरेंट्स को भी प्राइड होता है मेरा बच्चा फर्स्ट आया, एंड किड्स ऑल्सो गेट रिस्पेक्ट. आई होप NEP के इस प्रिंसिपल से सिग्निफिकेंट चेंजेस आने चाहिए, पर इसको हमें बहुत ओपन माइंड से, अगेन आई विल से, एंड विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड एक्सेप्ट करना होगा कि येस एजुकेशन सिस्टम इज़ चेंजिंग, और इस चेंज में हो सकता है हमें इमीडिएट मार्क्स के फॉर्म में रिजल्ट्स ना मिल पाएँ, लेकिन येस वी हैव टू बी पेशेंट कि हमें और बहुत सारे अच्छी चीज़ें हमारे बच्चे की पर्सनालिटी में दिखेंगी, एंड दैट विल बी येस थैंक्स टू दीज चेंजेस इन द एजुकेशन पॉलिसी. इतनी डाइवर्स कंट्री है हमारी इंडिया, क्या क्या ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में, प्रैक्टिकली कैसे हो जाएगा? यस, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला कि आवर कंट्री इज़ वेरी डाइवर्स. not only diverse languages, diverse cultures, diverse religious backgrounds, and so many different communities within the same state itself. So many different communities, so many different areas. So yes, definitely ये जो NEP 2020 है, implement करने में कुछ challenges आ सकते हैं. The first and foremost challenge is that हमारे जो educators हैं, principals, again coordinators, teachers and parents including, because एक तरह से parents भी educators ही हैं, we all have to get trained and to understand the NEP very thoroughly. हम सबको train होना होगा. इस ट्रेनिंग में चैलेंज आ सकता है, दो आई नो स्कूल्स भी अपने एंड पे, गवर्नमेंट भी, सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों को हम ट्रेन कर सकें, स्पेशली दोज हु आर इन द एजुकेशन फील्ड, हम कर रहे हैं. वी आर कंटिन्यूसली कंडक्टिंग वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस फॉर आवर टीचर्स, फॉर आवर पेरेंट्स ऑल्सो, so that we spread the message and the real essence of NEP उनको समझ में आ जाए. So this is the biggest challenge कि सबको across different diverse cultures, different languages, different states इसकी ट्रेनिंग देना कि NEP क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज सबके पास अपने चैलेंजेस हैं. हाँ, हम ये नहीं समझ सकते यहाँ उत्तराखंड में कि यूपी में क्या चैलेंजेस होंगे, या तमिलनाडु में क्या चैलेंजेस आते होंगे, या किसी विलेज के स्कूल्स में, या छोटे टाउन्स में, या बिग सिटीज़ में. All have different kinds of challenges. So yes, facing those challenges with a positive mind, we will have to implement NEP, because I feel it will definitely give good results in the long run. As a parent, हम अलग अलग बोर्ड्स के बारे में सुनते हैं, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड्स, IB बोर्ड्स, Right. बट हमें इनके बीच का एक्चुअल डिफरेंस समझ नहीं आता. Actually, each and every board has its own principles on which they work, and सबका अपना अपना curriculum है जो कि बहुत well designed, अच्छे structure से design हो रखा है. Experts have designed it and they keep continuously updating it. So हम different boards को compare नहीं कर सकते हैं. वो parents को अपनी individual requirement के हिसाब से choose करना चाहिए. For example, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा more of एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड लर्निंग करें, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ एंड लेस ऑफ करिकुलम, तो मे बी हम कहीं ना कहीं कैम्ब्रिज करिकुलम की तरफ जा सकते हैं. हाउएवर अगेन ये बहुत इंडिविजुअलाइज्ड है,
एज अ पेरेंट हमें डिफरेंट बोर्ड्स को स्टडी करके देखना चाहिए कि इस बोर्ड का करिकुलम, इसकी एक्टिविटीज़, इसका पूरे ईयर का स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, क्या ये मेरे बच्चे की नीड्स को या मेरी नीड्स को सूट करता है? आर दीज माई रिक्वायरमेंट्स? डू आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू learn in this manner? Then I have to choose the board accordingly, right? Definitely CBSE is the most widespread board in the whole country and is available in many other countries also now. And many parents in the country are choosing CBSE board consciously. However, other boards IB हैं या Cambridge system of education है, they all also have a strict structured and fixed curriculum, very well designed, but again we can't compare. We have to decide according to our individual needs and expectations कि हम अपने बच्चे का फ्यूचर कैसा देखते हैं या हम क्या चाहते हैं कि वो कैसे ग्रो एंड लर्न करे. अकॉर्डिंगली वी हैव टू चूज द बोर्ड. सोशल मीडिया का टाइम आ गया है. पहले पीयर प्रेशर और बुलिंग स्कूल तक होता था. व्हेन द किड कम बैक वो एक नॉर्मल सेफ जोन में आ जाता था. बट अब ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन पीयर प्रेशर भी बच्चों को डिप्रेस कर रहा है. पेरेंट्स और स्कूल उसको कैसे अपने बच्चे को संभाल सकता है कि वो उस ट्रैप में ना फंसे? सी, सबसे पहले आई हैव टू टेल यू कि ये जो मोबाइल या सोशल मीडिया का एक्सपोजर है ये कहाँ से शुरू होता है. देयर आर मेनी पेरेंट्स आई हैव सीन जो बच्चे को 1 या 2 साल के बच्चे को भी हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि क्योंकि वो मोबाइल के बिना खाना नहीं खा रहा, या आईपैड पे कुछ कार्टून चला देते हैं क्योंकि वो उसके बिना खाना नहीं खा रहा. ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने भी खाना खाया है और बिना मोबाइल के और बिना आईपैड के. हमारी मम्मी ने भी हमें कहानियाँ सुना सुना के, गाने सुना सुना के खाना खिलाया है और कई बार स्ट्रिक्टनेस से भी बड़ा किया है. सो आज हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम भी उस स्टेज से गुजरे हैं और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बड़ा किया है विदाउट डिपेंडिंग ऑन गैजेट्स. सो हम भी ऐसा कर सकते हैं. सबसे पहले तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी करें. नो, हम अपने बच्चे को गैजेट्स क्यों पकड़ा रहे हैं एट द एज ऑफ 2 और 2.5? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 2 साल के बच्चा हमसे डिमांड कर रहा है. नहीं, हमने कभी ना कभी पहले हम ही ने दिया होगा, तभी बच्चे को ये पता भी चला कि ये क्या है. सो अगेन, हैविंग सेड दिस, आई विल से किसी भी गैजेट या नई चीज़ को सीखना बुरी बात नहीं है. दिस इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आज बच्चा मोबाइल चलाना ना जाने या आईपैड या लैपटॉप चलाना नहीं जानता हो, ये भी एक अच्छी बात नहीं है. ऑफ कोर्स द चाइल्ड हैज़ टू लर्न दीज थिंग्स इफ़ ही हैज़ टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. आज आगे आगे जाके काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, गवर्नमेंट में हैं, कहीं भी हैं, टीचिंग जॉब में हैं हम. अगर आज हमें लैपटॉप पे काम करना नहीं आएगा या मोबाइल नहीं चलाना ठीक से आएगा, स्मार्ट टीवी ऑपरेट करने नहीं आएंगे, तो हाउ विल वी लर्न, हाउ विल वी ग्रो, हाउ विल वी वर्क, इनफैक्ट हाउ विल वी सर्वाइव? इट्स अ फैक्ट. लेकिन बच्चों को हमें बचपन से ये सिखाना है. टीचर्स को, पेरेंट्स को, हम सबको इसके लिए हाथ मिलाना पड़ेगा और एफर्ट करना होगा कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि देयर इज़ अ फाइन बैलेंस बिटवीन यूटिलाइजिंग द गैजेट एंड टोटली गेटिंग एक्सप्लॉयटेड बाय द गैजेट. यहाँ पे मैं उल्टा वर्ड यूज़ करूँगी. बच्चे गैजेट को यूटिलाइज करते हैं, ओवर यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद वो गैजेट को एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे हैं, गैजेट उन्हें एक्सप्लॉयट करने लगता है. वो उससे इतना एडिक्टेड हो जाते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अपने गैजेट से, कि वो उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं. सो दे आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग द गैजेट. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. गैजेट्स उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. गैजेट्स उनके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस कर चुके हैं, उनके माइंड में हमेशा चलते जा रहे हैं कि वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं. एंड इट इज़ अल्टीमेटली बच्चा एक विशियस सर्कल में फंस जाता है. वो चाहता भी है तो निकल नहीं पाता बिकॉज वो एडिक्ट हो चुका होता है. उसको अट्रैक्ट करता है, उसको वो अट्रैक्ट करता है. आई रिमेम्बर, मतलब आपसे बात करते हुए मुझे याद आया, पहले डीडी जब बोर्ड्स आने होते थे तो डीडी जो दूरदर्शन चैनल पे मैथ्स की क्लासेस चलती थी. यस यस. एंड मतलब एकदम से मुझे याद आया, एंड आई यूज्ड टू सी दैट, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट. और आजकल बच्चे वंस दे स्टार्ट वाचिंग अ रील, और इतना AI बेस्ड हो चुका है कि उसी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें आती रहती हैं. वेरी ट्रू. एंड वेयर दैट 1 hour हैज़ गॉन, 2 hour हैज़ गॉन, कुछ पता ही नहीं चलता. वेरी ट्रू. इनफैक्ट
अभी आई वॉज वॉचिंग समबडीज़ यूट्यूब कंटेंट, मैं भी देखती हूँ, बट एज अडल्ट हमें बच्चों को ये सिखाना है कि कौन सा कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल है, जिस पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपका टाइम रियली यूज़ हो रहा है, और कौन से कंटेंट पे आप टाइम सिर्फ वेस्ट कर रहे हो. क्योंकि somebody was talking on YouTube, some very prominent IAS officer who was sharing about his journey of struggles, how he cleared the prestigious civil services exam, and even he said कि उनको एटलीस्ट जब वो पढ़ते थे वो उन कुछ घंटों के लिए अपना फ़ोन और जितने भी गैजेट्स हैं वो बिल्कुल दूर रख के अलग एक कमरे में बैठ के फुल कंसंट्रेशन से सिर्फ किताबों से अपने को सराउंड करके बैठ जाते थे और पढ़ते थे. तो कई बार ये गैजेट्स सिर्फ अपने पास रखे होने से भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. एक नोटिफिकेशन आता है और एक जो अंडर कॉन्फिडेंस सा बच्चा होता है, तो मोटा है, काला है, पढ़ नहीं रहा है, व्हाटएवर, एंड वो तो बहुत बुलिंग करते हैं बच्चे. और बॉडी शेमिंग, बुलिंग, ये चीज़ें इनफैक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अब बहुत बढ़ गई हैं. ऐसा नहीं कि बच्चे पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो बुलिंग या बॉडी शेमिंग नहीं करते थे, तब भी करते थे, लेकिन तब हम क्या करते थे, क्योंकि हमारे पास और कुछ एंटरटेनमेंट नहीं थी, हम आपस में फ्रेंड्स होते थे, तो हम ही एक दूसरे से को चिढ़ाते भी थे और एक दूसरे को मना भी लेते थे. और बच्चे से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल सीखते थे कि हमें अपनों के साथ या अपने फ्रेंड्स के दूसरों के साथ कैसे घुल मिल कर रहना है. कभी कोई बात बुरी भी लग सकती है, उसको भी हमें सहना है, या उस सिचुएशन से हमें कैसे बाहर निकलना है, एक दूसरे को मनाना है. और ऐसे करते करते हमारी दोस्ती, हमारी फ्रेंडशिप्स, हमारी रिलेशनशिप्स बहुत गहरी भी हो जाती थी. वी हैड वेरी डीप फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, मनाते भी थे, रूठते भी थे. लेकिन आज सोशल मीडिया ने बच्चों को इतना इम्पेशेंट कर दिया है, इतना अग्रेसिव कर दिया है कि वो कोई कमेंट ना सुन सकते हैं, ना सह सकते हैं, और फिर एक वर्ड्स का जैसे वॉर शुरू हो जाता है, एक दूसरे को लेट डाउन करने का गेम शुरू हो जाता है. एंड उस बच्चे उसमें किस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं वो खुद ही नहीं समझ पाते. एंड देन इट स्टार्ट्स लीडिंग टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, जो कि बहुत कॉमन हो रहा है आजकल यंग बच्चों में, टीनेजर्स में ही नहीं, आप सुन के हैरान होंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी, क्योंकि उनको जितनी चाहिए थी उतनी लाइक्स नहीं मिली उनके रील पे, या फिर किसी ने कुछ गलत लिख दिया उनके बारे में. ये चीज़ें उनके माइंड में प्ले करती रहती हैं. एंड चाहे हम जितना भी कहें कि नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पड़ता है, हमारे माइंड पे प्ले होता रहता है. एंड देन अल्टीमेटली ना आप पढ़ सकते हो, ना आपका खेलने में मन लगता है. कई बच्चे तो खाना पीना भी छोड़ देते हैं, एज मैनी पेरेंट्स हैव ऑल्सो डिस्कस्ड विद अस. तो उसके लिए उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है. टाइम पे पेरेंट्स अगर उनमें चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेरेंट्स को बहुत अलर्ट रहना होगा, टीचर्स को, एंड हम सबको देखना होगा कि कहीं बच्चे में कोई चेंजेस दिख रहे हैं उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में, तो इमीडिएटली हमें इसको एक अलार्म बेल की तरह लेना होगा. It's like a red flag, and we have to immediately consult some professionals, counselors, psychologists, and ensure that the child gets right guidance and counseling at the right time. अभी एजुकेशन सिस्टम इतना लिबरल हो गया है, किड्स आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स, यस, 100 on 100, फिर भी उनका फेलियर हैंडलिंग बहुत पुअर है. ऐसा क्यों? इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, बच्चे 95, 100 ये मार्क्स ये देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि वो it becomes like a vicious circle for them. Again I will use this word because जैसे क्लास 1 में, 2 में, 3 में ऐसे मार्क्स आते गए, फिर 10th में आए, 12th में आए, अब वो ये होप करते हैं कि कॉलेज में भी हमें फुल मार्क्स मिलें, और आगे जाते जाते वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि लाइफ में हर समय, हर सिचुएशन में हम विनर नहीं हो सकते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल. बड़े से बड़े आप सबसे सक्सेसफुल लीडर की, सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, किसी की भी लाइफ देखो, सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होंगे, दे विल ऑल शेयर विद यू कि कभी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि होल टाइम द लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेज़. कभी ना कभी विनिंग होगी, कभी ना कभी बहुत लूजिंग, इनफैक्ट बहुत रॉक बॉटम सिचुएशंस भी फेस करनी पड़ती हैं, जब हमें ऐसा फील होता है कि देयर इज़ नो होप, अब हम क्या करें. ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें अपने बच्चों को इसीलिए NEP वर्क कर रही है. यहाँ पे हम NEP अपने बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं धीरे धीरे NEP के बारे में, कि आपको एजुकेशन का रियल मीनिंग समझना है. इट इज़ नॉट मार्क्स, इट इज़ नॉट वॉट यू लर्न फ्रॉम द बुक्स,
इट इज़ हाउ यू इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ। आप लाइफ के चैलेंजेस को कैसे इन सारी चीज़ों के साथ फेस करते हो, दैट इज़ रियल एजुकेशन। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ नॉट व्हाट यू लर्न थ्रू योर बुक्स, एजुकेशन इज़ हाउ यू हैंडल योर लाइफ। तो यही चीज़ें बच्चों को हमें सिखानी है कि ये जो मार्क्स है, ये जो अभी आपको दिख रहा है अपने मार्क्स, ये बहुत टेम्प्रेरी है। बहुत खुश भी होना है इसके लिए हमने, और एट द सेम टाइम अगर कभी लो मार्क्स आ जाए तो ज़्यादा दुखी नहीं होना है। और इसके लिए हमने पेरेंट्स का माइंडसेट भी चेंज करना होगा, क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार बच्चों के मार्क्स देख के ऐसा कोई कमेंट कर देते हैं या ऐसी कोई चीज़ बोल देते हैं कि बच्चे को चुभ जाती है, पिंच कर जाती है, और बच्चे को एक मैसेज मिल जाता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स के लिए भी सब कुछ मार्क्स ही है। जो मैं कितना भी कुछ करूं, लेकिन जब मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो मेरी बाकी अचीवमेंट्स बेकार हैं। तो हमें ये मैसेज बच्चे को नहीं देना है। वी हैव टू टेल द चाइल्ड कि वेरी गुड बेटा, आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार थोड़े कम रह गए, अगली बार आ जाएंगे। वी हैव टू फोकस ऑन अ ग्रोथ माइंडसेट। वी हैव टू फोकस ऑन द चाइल्ड्स एफर्ट रादर दैन द आउटकम। एंड यही हमारे, अगर मैं भगवद गीता में भी बहुत मानती हूँ, यही हमारे कृष्ण जी भी भगवद गीता में सिखाते हैं कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। एंड रियली अपने आप लाइफ में एक ऐसी स्टेज आएगी जब हम काम करते जाएंगे एंड हमें दिखेगा कि यस, वी आर बीइंग सक्सेसफुल। सक्सेस की डेफिनेशन भी चेंज हो रही है आजकल। हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि सक्सेस डजंट मीन ओनली मटीरियलिस्टिक सक्सेस, सिर्फ पैसा, मार्क्स, यही सक्सेस नहीं है। Success can be even living the kind of life that you want. Maybe you want to, you love adventure sports, और आप बंजी जंपिंग सक्सेसफुली कर पाए, आप रिवर राफ्टिंग कर पाए, पैराग्लाइडिंग कर पाए, आपने एक माउंटेन क्लाइंबिंग सीखी, ये भी सक्सेस हो सकती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मैंने कितने पैसे कमाए, या मैंने आज 25 की एज में मुझे जॉब नहीं मिली। हम एक सक्सेस को एज के साथ कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं। पैरामीटर हो गए हैं कि ये एक फिक्स पैरामीटर हो गया है। इसी कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड फिक्स्ड थिंकिंग से ही एनईपी हमें निकालना चाह रही है। टाइम लगेगा सबका माइंडसेट चेंज होने में, बट धीरे धीरे हमें बच्चों का भी और अपना माइंडसेट भी चेंज करना है, एंड बच्चे भी हमसे ही सीखेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। हम बड़ों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एंड जब हमसे वो ये ओपिनियंस, हमारे थॉट्स, हमारे पर्सपेक्टिव्स देखेंगे तो धीरे धीरे बच्चों का पर्सपेक्टिव भी लाइफ की तरफ बदलेगा। आई होप बच्चों का डिप्रेशन कम हो, ऑल्दो लास्ट 2 ईयर से कम हुआ है। सोसाइटल केस इन 2022 was 8.2%, then it became 8% ऑल ओवर द नेशन, एंड इट इज़ 7.8 नाउ। ये पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने से ही हो। आई होप ऐसा कुछ हो ही ना, बच्चे इन सब डिप्रेशन में जाए ही ना। बिल्कुल, हमारे हर बच्चा आई फील हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत वैल्यूबल रिसोर्स है, हमारी कंट्री के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए। एंड रियली लूजिंग एनी चाइल्ड इज़ द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर एनी पेरेंट, फॉर anybody associated with the child, and a very great loss. So कई बार बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डिप्रेस होकर ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स उठा लेते हैं, एंड बिकॉज समवेयर दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट गेटिंग इमोशनली रेडी टू कोप अप विद दैट सिचुएशन। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये एनईपी और ऐसे छोटे छोटे चेंजेस से भी अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने थॉट प्रोसेस में ये चेंजेस लाके हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, उनके ग्रोथ को और उनके ये जो ग्रोइंग अप ईयर्स हैं उन्हें और हैप्पी एंड फुलफिल्ड बना सकते हैं, तो आई थिंक दिस विल बी द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ओवर पावर कर रखा है हमारी कंट्री को। Students get assignments and homework, and they used a voice note from Gemini or ChatGPT, and the whole work is done. ये कैसे क्लासरूम डायनामिक्स को चेंज कर रहा है? ये I'll be very honest with you, टीचर्स भी कई बार समझते हैं कि बच्चे ये होमवर्क ChatGPT या AI के डिफरेंट सोर्सेज से सिंपली प्लेजराइज करके ले आए हैं। टीचर्स भी ये बात अच्छे से जानते हैं, एंड धीरे धीरे हम बच्चों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं इन द क्लासरूम्स टू द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स कि बिना सोचे समझे प्लेजराइज करना या कॉपी करके बस उस होमवर्क को ले आना, असाइनमेंट को,
this can be very disastrous for their mental emotional growth and their critical thinking and problem solving skills. ये बहुत disastrous हो सकता है. इनफैक्ट मैं आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ बताऊंगी. चाइना में आज भी ऐसा नहीं कि वो प्रोग्रेसिव नहीं है. अगर आप चाइना की सिटीज़ को देखेंगे वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं. दे आर वेरी वेरी डेवलप्ड. वो भी AI यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं. शायद हमारे बच्चे जो अपने को समझते हैं कि हमें आता है उससे बहुत अच्छे से वो जानते होंगे. लेकिन आज भी उनके स्कूल्स में बच्चों को कैलकुलेटर पे सम्स को कैलकुलेट करना या काउंटिंग करना कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर तक भी वो अलाउ नहीं करते हैं कई बार, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बच्चा हर चीज़ का रेडीमेड सोल्यूशन चाहेगा. एक्चुअली ये क्या है? दिस इज़ जस्ट मैगी 2 मिनट्स नूडल्स. इट्स अ रेडीमेड सोल्यूशन. क्या हम बच्चे को रोज़ दिन रात नाश्ते में डिनर में मैगी खिलाएंगे? नेवर, है ना. तो सेम थिंग, ये जो AI है, ये जो हम चैट GPT के और इनके रेडीमेड सोल्यूशंस बच्चे कॉपी कर रहे हैं, हम बच्चों को भी अब ये सब सेंसिटाइज कर रहे हैं कि बेटा इट इज़ लिटरली इक्विवेलेंट टू ईटिंग मैगी डे एंड नाइट और नूडल्स डे एंड नाइट. क्या आप डे नाइट एक ही जंक फूड खा सकते हो? आप अगर ये चैट GPT यूज़ कर रहे हो एंड इससे थ्रू असाइनमेंट्स आप अपने पूरे कॉपी करके दे रहे हो, इट्स लिटरली दिस फास्ट रेडीमेड सोल्यूशन जिस पे आप रिलाई कर रहे हो. सो एज अ रिज़ल्ट, जैसे आपकी बॉडी वीक हो जाती है फास्ट फूड रोज़ कंज्यूम करने से, वैसे ही आपका ब्रेन भी वीक होता जाएगा. एंड वेरी सून, अभी आप ओल्ड भी नहीं होगे, अभी यंग एज में ही आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोरी और आप देखोगे सारी चीज़ें ख़राब होने लगेंगी. दे विल स्टार्ट डिटेरियोरेटिंग बिकॉज आप कुछ याद ही नहीं रखना चाहते, आप कुछ सोच के ही नहीं बोलना चाहते, बिकॉज आपको पता है हर चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा 1 सेकेंड में, चैट GPT से मिल जाएगा ना. So this is really disastrous. When I started teaching my kid, तो I used to make sure कि हम 3 principles पे work करें ना, recalling, reciting and remembering. Right. और ये सब तो मेरे को लगता है eradicate ही हो चुका है. Because अगर एक बच्चे को बोलो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन काउ, वो बच्चा भी चैट GPT यूज कर लेगा. हाँ. एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग डाउन 4 legs 1 tail, वो भी चैट GPT से उसको यूज करना. सो हमने स्कूल में अभी एक नया प्रिंसिपल अप्लाई किया कि बच्चे जब समर हॉलीडे होमवर्क करके लाए तो कई बार कई टीचर्स ने हमें आके बताया कि मैम सो एंड सो बच्चों ने लिटरली सारा जो पैराग्राफ्स हैं या एसेज हैं वो चैट GPT से कॉपी कर लिए हैं. तो थोड़ा सा हमें भी अब डिफरेंट अपना क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न, अपने होमवर्क देने का पैटर्न बदलना होगा, जहां हम बच्चे के पर्सनल ओपिनियंस, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसके एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चंस फ्रेम करें, एंड ताकि बच्चे को खुद भी इंटरेस्ट आए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. बच्चे को अगर हम इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग काम देंगे, होमवर्क देंगे, तो बच्चा खुद भी इंटरेस्टेड होगा कि लेट मी ट्राई टू डू इट माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेडीमेड आंसर फ्रॉम चैट GPT. तो पहले तो हमें भी थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर असाइनमेंट्स चेंज करना होगा, विच वी आर ऑलरेडी चेंजिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट. बट एट द सेम टाइम बच्चे को सेंसिटाइज करना होगा, पेरेंट्स को भी एंड टीचर्स को भी, कि ये अल्टीमेटली आपका इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है. आपके ब्रेन का, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एकदम स्टंटेड हो जाएगी. आपका जो मेंटल ग्रोथ है एकदम स्टंटेड हो जाएगा. एंड आफ्टर सम इयर्स यू विल रियलाइज़ कि आप अपने तरफ से कोई ओपिनियन देना, कोई डिसीजन लेना या कोई बातचीत करना आप कर ही नहीं पा रहे हैं. आप एक कॉन्वर्सेशन ही नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो. एंड दिस इज़ हैपनिंग विद मैनी चिल्ड्रन टुडे. पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग कि बच्चे अपने फ्रेंड्स तक से बात नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर सो बिजी ऑन देयर गैजेट्स. आप एक कॉन्वर्सेशन तक नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए. और कौन सोचे जब हमारे पास रेडीमेड सोल्यूशन है. चैट GPT हमें सब कुछ बता देता है, पर हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम इसको कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट कर देंगे. There was one research mentioned in a very popular newspaper. इसमें यह था कि जो डिप्रेशन वाले केसेस है ना, काउंसलिंग के लिए भी people are using chat GPT. Yes, it is happening. In fact, there are many depression patients who are saying that हमारा best friend chat GPT ही है. एंड इसी बेसिस पे अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर या 1-2 साल पहले
एक मूवी आई थी ऑन टीवी, इफ़ यू हैड सीन दैट, इट वाज एयर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन वन ऑफ द चैनल्स ऑन वन ऑफ दीज OTT प्लेटफॉर्म्स, जिसमें there was some AI, some robot which was talking to people about their personal lives and problems, और धीरे धीरे लोग इतने उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे थे कि they were having no friends, they were becoming isolated. And उसमें दिखाया कि एक some very one girl who becomes like an activist and who wants to talk about this, कि लोगों को अवेयर करना चाहती है कि आप इस चीज़ में मत पड़ो, this is going to ruin your mental health. अल्टीमेटली वो दिखाते हैं, लास्ट सीन ये होता है कि वो गर्ल खुद उस ऐप के साथ engage हो चुकी है, and she's herself become an addict. It ends on that note. Yes, it's a sad note on which the movie ends, but वो हमें एक बहुत बड़े question marks हमारे mind में दे के गई कि क्या हम सबके साथ ये हो रहा है, क्या हम इनएडवर्टेंटली बिना सोचे समझे इन ऐप्स के और इन चैट GPT वगैरह के एडिक्ट हो जा रहे हैं, क्या हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स इनके थ्रू ही सॉल्व करना चाहते हैं, क्या वो दिन चले गए जब हम अपने घर के लोगों के साथ बैठ के, मम्मी पापा नहीं तो चाचा चाची, ताई जी, दादा दादी या कज़न्स के साथ बैठ के एक कप चाय पीते हुए अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते थे और सिंपल सोल्यूशन से खुश हो जाते थे। कई बार हमारी लाइफ की बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स जो घर के बड़े हैं, वो बहुत जल्दी सॉल्व कर देते थे क्योंकि उनके पास विजडम है लाइफ का और एक्सपीरियंस है। लेकिन आज हम शायद ये भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये समझ नहीं रहे हैं कि इससे हम सबसे कितने दूर होते जा रहे हैं। हम बस अपने आप में ही आइसोलेटेड, एक सेल्फ आइसोलेटेड से ह्यूमन बीइंग होते जा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है, गॉड इज़ क्रिएटेड एज अ सोशल बीइंग्स। वी कैन नॉट लिव लाइक एन आइलैंड, वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर सोशल पीपल, वी नीड इंटरेक्शन। अगर हमें एक हेल्दी ग्रोथ चाहिए, एक हेल्दी हैप्पी लाइफ, फुलफिल्ड लाइफ चाहिए, तो वी नीड प्रॉपर एंड हेल्दी सोशल इंटरेक्शंस. But unfortunately, these dependence on these apps is making us into a very unhealthy, isolated person, and this is dangerous. The present generation has to understand that. What is your say on digital classroom, online classes, and are they overpowering? See, it is very important also in today's time. कई बार suddenly कोई leave holiday declare हो जाता है या कोई urgent basis पे teachers को कोई important चीज़ बच्चों के साथ topic पूरा करना होता है. We need online learning platforms for that. It is very important because एक कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम इसका यूज़ क्यों ना करें. जब हम बच्चों के को रीच कर सकते हैं, sitting in the comfort of their homes, we can convey the message to them, or some important topics can be covered with them, especially during the days when sudden leaves are declared in schools and ऐसा लगता है कि हम काफ़ी important topics cover नहीं कर पा रहे हैं. Why not use this platform? लेकिन again I would say full reliance on these platforms should not be there at all. कई बार बच्चे I'll be very honest with you, कई बार बच्चे टीचर के एक्सप्रेशन से ही मोटिवेट हो जाते हैं और ये छोटे छोटे ह्यूमन टच, ये पर्सनल टच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सर्टनली मिसिंग हो जाता है. सो हर बच्चा इतना उसकी कैपेबिलिटी ये नहीं है कि बस जो ऑनलाइन बोला जा रहा है वो उससे सीख ले या ऑनलाइन जो दिखाया जा रहा है उससे सीख ले. दो आई लाइक टू अप्रिशिएट कि आज टीचर्स इतने वेल ट्रेंड हैं कि ऑनलाइन भी दे नो कि बच्चे का इंटरेस्ट कैसे ड्रॉ करना है थ्रू वेरियस प्रेजेंटेशंस एंड यूजिंग द शेयर स्क्रीन मोड एंड वेरियस अदर थिंग्स. लेकिन अगेन देर आर मैनी टाइप्स ऑफ लर्नर्स जिन्हें टीचर का वो पर्सनल टच, वो एक्सप्रेशन, वो हल्का सा मोटिवेशन, वो हल्की सी स्माइल वो बच्चे को चाहिए होती है. वो उसके बिना कंप्लीट नहीं फील करता. So there are many children who are such sensitive children and they need that personal touch, and I think not many, most of them they need it. So वो एक online platform नहीं दे पाता है. इसीलिए as a school it is my principle. मुझे कई बाकी स्कूल्स के लोग, हम लोग बात करते हैं, वो भी कहते हैं, कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि आपको हर क्लासरूम में स्मार्ट टीवी लगाना चाहिए, लेकिन मैं इसके डेड अगेंस्ट हूँ. क्योंकि स्मार्ट टीवी उतने ही देने चाहिए जिनका यूटिलाइजेशन हो पाए इन अ जुडिशियस वे. हर क्लास में स्मार्ट टीवी देने से आप क्या कर रहे हो? बच्चा घर में भी वही स्क्रीन देख रहा है, स्कूल में भी आप उसको स्क्रीन दिखाते जा रहे हो.
then what is the role of the teacher? Where is the teacher as a mentor, as a guide? वो उनका पर्सनल टच कहाँ है? क्योंकि कई बार टीचर्स में भी फिर मेंटालिटी आ जाती है कि अगर हमारे पास स्मार्ट टीवी अवेलेबल है तो चलो हम सारी चीज़ स्मार्ट टीवी से ही दिखा देते हैं, उनकी भी फॉल्ट नहीं है, जल्दी जल्दी ओवर हो जाता है. बट वी शुड अवॉइड दिस, यू नो, वी शुड अवॉइड गिविंग इट इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द स्कूल. बिकॉज हम फिर क्या कर रहे हैं, फिर से हम बच्चे को कंटिन्यूसली एक्सपोज टू द स्क्रीन, एंड आई डोंट बिलीव इन दिस एट ऑल. अभी हमारी कंट्री में एनईपी के पॉलिसीज में दीक्षा एक स्कीम आई जिसमें हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं स्कूल्स में. राइट. एंड ऑन द अदर हैंड स्वीडन का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा माना जाता है. बिल्कुल. दैट वाज द कंट्री जिन्होंने पहले डिजिटलाइजेशन इन एजुकेशन ऑप्ट करा, एंड दे आर कमिंग बैक टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, नोटबुक्स एंड क्लासरूम टीचिंग. तो हम सही कर रहे हैं अभी इतना डिजिटलाइजेशन करके? यू आर राइट इन आस्किंग दिस, बिकॉज मैंने भी ये वीडियो देखा है और कई जगह न्यूज़ में भी पढ़ा है कि स्वीडन, खासकर स्वीडन का नाम आ रहा है. आई एम श्योर आसपास की अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी अपना रही होंगी, बिकॉज जनरली द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर नोन फॉर देयर वेरी डिफरेंट एंड यूनिक एजुकेशन सिस्टम. सो स्वीडन ने तो ये किया ही है रिसेंटली. आई हैव हर्ड कि they have spent crores and crores on again revamping their classrooms. उन्होंने gadgets हटाए हैं और they have introduced notebooks, books, blackboard, chalk and the traditional methods of learning. They must have found, and I'm sure we are also seeing that, कि बच्चों के mental growth, development में, emotional aspects में बहुत changes आ रहे हैं, and maybe some very negative changes because of too much exposure to gadgets. So they have taken this, I must say, this radical decision. And yes, कोई decision जब लेना है तो ऐसे ही अपनाना पड़ता है, suddenly एकदम से ऐसे ही implement करना पड़ता है. हाँ, उन countries के लिए ये sudden decisions implement करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. One, the population is limited. Then maybe अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इतना अच्छा डेवलप्ड है कि वो ऐसे डिसीशंस को इम्प्लीमेंट करके उनका रिजल्ट जल्दी देख सकते हैं. क्लास स्ट्रेंथ इज़ वेरी लिमिटेड, सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी ईजिली, they have the time and immediate resources to implement these things. यहाँ पे इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन इन सच अ बिग कंट्री, जैसे कि आपने अभी भी बताया और आपने मुझे कहा भी था कि इतना डाइवर्स कंट्री है, इन सच डाइवर्स बैकग्राउंड्स चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन डाइवर्स प्लेसेस, लैंग्वेजेस, कल्चर्स, कि ये इम्प्लीमेंट करना एकदम से कोई भी चेंज ईजी नहीं होता है. लेकिन हाँ, जैसे हमारे पास दीक्षा पोर्टल है, CBSE की भी बहुत सारी चीज़ें अब डिजिटलाइज हो गई हैं. ये एक अच्छा चेंज भी है, पर इट डिपेंड्स ऑन अस एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, कि हम इसका फाइन बैलेंस कैसे मेंटेन करें. कई स्कूल्स अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जस्ट एज अ शोबिज, एज अ ग्लैमर कोशेंट, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करने लगते हैं. बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज अल्टीमेटली द सफरर इज़ द पुअर चाइल्ड. सो हमें सबसे पहले बच्चे का ध्यान रखना है. वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट शो ऑफ एंड वेरियस अदर थिंग्स. पहले बच्चे को देखते हुए ध्यान रखना है कि क्या हम टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल सिस्टम्स में एक फाइन बैलेंस मेंटेन करें, जिसका अल्टीमेटली द बेस्ट बेनिफिट शुड गो टू द चाइल्ड. that is the policy we should adopt, I feel. एंड चाइल्ड को डेवलपमेंट के लिए या स्टेज फियर रिमूव करने के लिए कोई बहुत बड़ी LCD स्क्रीन या कोई बहुत अच्छे स्पीकर्स नहीं चाहिए होते हैं. बिल्कुल नहीं. They need consistency कि वो regularly. Absolutely. Consistent exposure and positive reinforcement. And मैंने नोटिस करा है पेरेंट्स मिस्टेकन करते हैं ये सारी फैसिलिटीज से. Right. It is happening because. And it is very sad. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अगर हम एक बच्चे की ग्रोथ को इससे मेजर करने लगे कि वो कितनी सारी स्मार्ट टीवी से एक्सपोज्ड है, कितने गैजेट्स उसके पास हैं, ऐसा भी देखा गया है. इनफैक्ट कई ऐसे बच्चे देखे गए हैं जिनको घर में बहुत फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं. दे हैव बिग स्क्रीन्स, टेलीविजन्स एंड लैपटॉप्स, आईपैड्स, एवरीथिंग, बट दे आर सो नर्वस, दे आर सो एंग्शियस. उनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है बाहर स्टेप आउट करने का भी. एंड दे हैव टू कंसल्ट काउंसलर्स. हमने खुद ऐसे कई केसेस हैंडल किए हैं. थैंकफुली दोज चिल्ड्रन हैव कम आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, मैनी ऑफ देम नाउ. येट
ये कोई यार्डस्टिक नहीं है कि जिस बच्चे को जितना हम गैजेट्स का एक्सपोजर देंगे वो उतना कॉन्फिडेंट होगा. देयर इज़ नो सच मेजर. अगर एक बच्चे को हम सिंपल से क्लासरूम में खड़ा करके भी कुछ मीनिंगफुल वो बोल सकता है क्लास के सामने, एक आंसर की 2 लाइंस भी कॉन्फिडेंटली दे सकता है, एंड द टीचर कैन मोटिवेट हिम in a positive way, him or her in a positive way, I think that goes a long way in boosting the child's confidence rather than exposing him or her to various gadgets and spotlight, etc. You know, as per the child's growth, the teachers, the elders in the family can develop the child's confidence, you know, in different ways, in very simple ways also. आई हैव सीन चिल्ड्रन जो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से भी आए हैं जहाँ पे द पेरेंट्स वर नॉट एट ऑल अवेयर कि इस बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करना है, एंड व्हेन दे केम टू द स्कूल दे स्टार्टेड ऑफ असेंबली में एक बस थॉट ऑफ द डे, एक लाइन बोलते थे वो, एंड धीरे धीरे आज वो बच्चे हमारे पास बहुत सालों से हैं. दे आर टेकिंग पार्ट इन MUNs, दे आर टेकिंग पार्ट इन स्पीच, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, क्विजेज़ and you name it. So एक छोटी छोटी चीज़ों से स्टेप बाय स्टेप बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है. कहीं भी ऐसा रूल नहीं है कि गैजेट्स और बहुत ज़्यादा लग्जरीज़ को के एक्सपोजर से ही बच्चा डेवलप कर सकता है. आजकल मैंने नोटिस करा है 11th-12th के बच्चे क्या करते हैं, स्कूल मिस करते हैं इन द नेम ऑफ सेल्फ स्टडी और फॉर देयर फ्यूचर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, एंड एक्सीडेंटली वो एक मिस्टेक करते हैं. ऑन दिस पोर्टल आई वांट यू टू गिव अ लेसन टू दो स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एज वेल कि ये कैसे एक लॉस है. सो हमारे पास ऐसे कई बच्चे हैं जो बहुत दूर के एरिया से स्कूल में आ रहे हैं, फार्म से भी आ रहे हैं, आसपास के कई दूर की जगहों से आ रहे हैं, एंड दे कम वेरी रेगुलरली. शायद वो लेट भी शाम को घर पहुंचते होंगे, बट दे कम वेरी रेगुलरली टू स्कूल, एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस, बिकॉज स्कूल में आने से जो बच्चे का सोशल इंटरेक्शन होता है, जो बच्चा एवरी डे सिचुएशंस को फेस करना सीखता है. एक फ्रेंड से लड़ाई होना, फ्रेंड से जो फाइट होती है ना, वो भी एक लर्निंग है, वो भी एक लर्निंग है. बच्चा लर्न करता है कि हमें कैसे अपनी फ्रेंडशिप्स को निभाना है, हमें कैसे अपने एल्डर्स से बिहेव करना है, अपने से जूनियर्स से, अपने यंगर बच्चों की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है. ऑल दीज थिंग्स द चाइल्ड लर्न्स बाय कमिंग इन अ स्कूल सेटिंग. दैट पर्सनैलिटी, दैट कॉन्फिडेंस, दोज इमोशंस, दोज सोशल बिहेवियर्स द चाइल्ड लर्न्स बाय बीइंग इन अ स्कूल सेटिंग. आप घर में कैसे ये एक्सपोजर दे सकते हो? आप घर में उसे कितने बच्चों से एक्सपोजर दे दोगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल. जो बच्चा स्कूल आता है वो राइट फ्रॉम द गेट जब आता है और जब तक वापस जाता है, दोज मैनी आवर्स, वो कितनी सारी सिचुएशंस को फेस करता है. येस, कभी कभी द टीचर चेक्स हिम, द टीचर्स मोटिवेट देम, दे फेस सिचुएशंस विद देयर फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ लाइफ. दिस इज़ लाइफ. दिस इज़ व्हाट इज़ रियल लाइफ. एक घर में अंदर बैठ के या किसी ट्यूशन सेंटर में आप अपने को बंद करके इस कंफर्ट जोन में ही आप रह जाते हो, एंड यू आर नेवर फेसिंग रियल लाइफ. सो ऐसे बच्चे जब बाद में दे आर pitted against real life situations, they find themselves very lost. Many times they just break down, or they start becoming very nervous or unable to handle the situation. So ये उन्हें सोचना पड़ेगा. In fact, I'll be very honest here. Last कई दिनों से मैंने बच्चों को ये कहा भी है. It has been around 7 to 8 years. हमें हर साल IIM से और देश के और कई बहुत ही prestigious institution से, कंट्री के बाहर की भी कई इंस्टीट्यूशन से कॉल्स आते हैं टू वेरीफाई वेदर ये बच्चा आपके स्कूल के पार्लियामेंट में था, ये किन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता था. हमें ऐसा लिख के भी भेजना पड़ता है कई बार, विच गोज़ टू शो कि आज ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी बहुत और चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, नॉट जस्ट एकेडमिक्स. वो तो आपको किसी कोचिंग में जाके कोचिंग लेके भी मिल जाता, बट हाउ विल यू गेट दिस एक्सपोजर? they want वो उन बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं या क्रेडिट्स दे रहे हैं who have been involved in activities in school parliament, in various other events of the school. In fact, I'll share a very interesting thing with you. There is an ex-student of ours who is now at a very senior post in the Indian Army. And वो बच्चा जब NDA क्लियर किया था तो उसके इंटरव्यू में उसने एक बात बोली थी कि मैंने उन्होंने शायद पूछा अभी लेटेस्ट तुमने कौन सी स्कूल में एक्टिविटी में पार्ट लिया है. तो
उसने रियली उसमें लिया था और उसने सच बोल दिया. उसने कहा आई टुक पार्ट इन रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन. तो वो सब्जेक्ट ने भी इंटरव्यू पैनल में थे. उन्होंने पूछा अरे यू आर अ बॉय एंड तुमने रंगोली में पार्ट ले लिया रंगोली मेकिंग में. तो ही कमेंटेड कि ठीक है सर, हाँ मैंने लिया क्योंकि मेरे हाउस से बच्चे कम पढ़ रहे थे तो आई पिच्ड इन एंड मैंने अपने हाउस की तरफ से रंगोली बनाई एंड आई वन सेकेंड प्राइज़ फॉर माई हाउस. आई फील अपने हाउस के स्पिरिट के लिए मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल में इन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना. वेदर इट इज़ बेस्ड फॉर ऐसी जो धारणाएं हैं, मैं इनमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि ये गर्ल्स की एक्टिविटी होती है. आई टुक पार्ट. उन्हें उसका आंसर इतना अच्छा लगा कि वो कई बार हमें आज भी मिलता है ना तो कहता है शायद मुझे लगता है मैं इसी आंसर के लिए ना सिलेक्ट हो गया हूँ. बट यू नेवर नो. आप ये जो स्कूल में सीखते हो, डे टू डे लाइफ में आपके सामने सिचुएशंस आती हैं, आप में टीम स्पिरिट, लीडरशिप स्पिरिट बिल्ड करती हैं, जो कि एक कोचिंग सेंटर के कमरे में बंद रह के आप कभी ये सब नहीं सीख सकते हो. सो देयर आर नंबर ऑफ इन्यूमरेबल सच एग्जाम्पल्स जो मैं दे सकती हूँ कि बच्चे स्कूल आके क्या क्या सीखते हैं दैट दे कैन नेवर लर्न इन द क्लोज्ड सेटिंग ऑफ कोचिंग सेंटर. So escaping from school on the name of Coaching. is a mistake. It is really a very big mistake, and we should never give so much importance to coaching. And because ultimately फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं rote learning की तरफ, marks oriented बन रहे हैं, and we are totally losing focus of the other important parts of our life, which make us a complete individual. मैम कौन सी क्लास से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? बिकॉज आई हैव सीन एडवर्टिजमेंट इन न्यूज़पेपर, ऑनलाइन एंड होर्डिंग्स ऑल्सो. IIT की प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 6th, 9th, इज इट नेसेसरी? एक्चुअली देखिए आजकल क्या हो गया है, इवन कोचिंग या दिस कॉम्पिटिटिव क्लासेस, इट इज़ बिकमिंग मोर ऑफ अ बिजनेस मॉडल एंड एज अ रिज़ल्ट कई बार बच्चे without thinking, without giving a thought to their own aptitude, their own caliber, their own goal in life, वो blindly इसमें jump कर जाते हैं. They just jump on the bandwagon जैसे कहते हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं. एंड जितनी जल्दी करेंगे हमें पता नहीं क्या मिल जाएगा. अगर हम 6 से करेंगे, 5th से करेंगे, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कई बार मेरे मन में आता है ऐसा कि क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चा 9 मंथ की जगह 3 मंथ्स में ही पैदा हो जाए और जल्दी जल्दी सीखने लगे. पर दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो हम कभी कभी हम ऐसी चीज़ें करके नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि एक इमेच्योर छोटे से बच्चे को अगर हम ये कहने लगेंगे कि अब आप सोचिए एक 6th के बच्चे को अगर हम ये कहते हैं कि अब तुम कॉम्पिटिटिव कोचिंग स्टार्ट कर दो, अगर हम ये पूछें क्या उस बच्चे को ये पता भी है जब वो 12 या 13 ईयर्स का है कि उसका लाइफ में गोल क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो किस तरफ उसका वी शुड से उसका इंटरेस्ट है या कैपेबिलिटी कितनी है, क्या उस बच्चे ने अभी तक ये एनालाइज किया है या उसके पेरेंट्स इतनी सी छोटी सी एज में ये एनालाइज कर पाए हैं? नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज़ द करेक्ट एज टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव कोचिंग. क्योंकि अगर हमने कॉम्पिटिटिव कोचिंग स्टार्ट कर दी विथ इन 6th और 7th, what we are doing is we are cutting out his time of playing with his friends, free play, hobbies and various other activities, जो कि उसकी personality के लिए very very important. I must say these are an integral part of his personality, and somewhere we are snatching that away from it, from the child. In fact, we are taking away the joy of his life. एक बच्चे का जो खुशी होती है, उसके अंदर से जो खुशी आती है खेल कर, आप बच्चे को देखेंगे जब भी वो हमने स्कूल में ही देखा है, जब बच्चे गेम्स पीरियड से वापस आते हैं और दे कम बैक आफ्टर डांस पीरियड, गेम्स पीरियड, और यू नो दे सम चिल्ड्रन आर वेरी टेक्निकली ड्रिवन, दे कम बैक फ्रॉम द रोबोटिक्स लैब और एक्टिविटी लैब्स, दे आर सो हैप्पी. उनके फेस पे जो स्माइल होती है ना, दैट इज़ इनकम्पेरेबल. सो हम उस जॉय से कहीं ना कहीं, दैट जॉय, दैट प्लेजर ऑफ लर्निंग, वी आर डिप्राइविंग देम ऑफ दैट. हम गलत सोच रहे होते हैं कि हम तो उन्हें लर्निंग की तरफ ही डाल रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस में डाल के, लेकिन नो, वी आर एक्चुअली डिप्राइविंग देम ऑफ दैट प्लेजर एंड दैट जॉय ऑफ लर्निंग विच शुड कम फ्रॉम विद इन. वो एक छोटे से बच्चे में नहीं आ सकता, बिकॉज एक इतने छोटे बच्चे को ये कैसे पता होगा कि उसका लाइफ में एम क्या है, उसका गोल क्या है. कई बार बच्चों को 12th में भी नहीं पता होता, एंड इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट. सबकी अपनी अपनी एज होती है, यू नो. फॉर एवरीवन द राइट टाइम कम्स
as per their individual life, you know, their own aptitude, their own caliber, their own life goals and situations. सबकी लाइफ में अलग अलग टाइम पे ऐसी चीज़ें आती हैं. अब आप देखिए ना, आप फिल्म इंडस्ट्री में ही देख लीजिए. सिंस आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री. जनरली कहते हैं कि अरे यंग एक्टर्स आर वेरी सक्सेसफुल, बट अमिताभ बच्चन इज़ वेरी सक्सेसफुल इवन टुडे. नोबडी इज़ एबल टू गिव हिम कॉम्पिटिशन. बोमन ईरानी, ही अचीव्ड सक्सेस एट सच ए लेट एज. कितने लेट एज पे उन्हें सक्सेस मिली. आप इतने कितने और एग्जांपल्स देख लीजिए जहाँ लोगों को बहुत लेट एज पे सक्सेस मिली, इवन इन द फिल्म इंडस्ट्री और इन मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मैनी अदर बिजनेसेस, सो मैनी थिंग्स. हम और आप ही देख चुके होंगे अपनी लाइफ में. देयर आर मैनी पीपल, ज़रूरी नहीं है जिनको 24-25 पे सक्सेस मिल जानी चाहिए जैसा हम सोचते हैं. कई बार किसी को कोई 30 ईयर्स पे सक्सेसफुल होता है, कोई 40 ईयर्स पे. एंड सक्सेस की डेफिनेशन भी चेंज हो सकती है. सो हमें बच्चों को यही सिखाना है कि कोई भी ऐसे एज नहीं होती है टू स्टार्ट लर्निंग. यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू नो योर गोल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका कैलिबर क्या है, आपका एप्टीट्यूड उस सब्जेक्ट की तरफ है या नहीं जिसकी आप कोचिंग या कॉम्पिटिटिव क्लासेस लेने जा रहे हैं. एंड प्लीज़, a big message from my side is that please don't jump on the bandwagon blindly. This is my message to parents as well as to the students also. यू मेंशन कि कई बार क्लास 12th के बच्चों को भी समझ नहीं आता कि व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ. हाउ स्कूल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिलेक्टिंग करियर एंड करियर काउंसलिंग. व्हाट वी डू इन स्कूल इज़, हम लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे करियर काउंसलिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं. बच्चों के 1-to-1 काउंसलिंग भी कराते हैं विद करियर काउंसलर्स. And whether it's online, offline, in many modes, whichever suits the child. And this to a great extent helps children. बच्चे कई बार clarity से सोच नहीं पा रहे होते हैं. So when they attend these workshops, many times we call our alumni also. Our ex-students who are excelling in different fields. कोई डॉक्टर है, engineers हैं, architects हैं, fashion designers हैं, interior decorators हैं, pilots हैं. We invite them on a regular basis to give talks to the children कि क्या procedure या direction follow करना चाहिए to achieve this particular field, a success in that field. It helps a lot. In fact, कई बार बच्चे अपने alumni से सुन के ही, अपने seniors का सुन के immediately कई बार आते हैं, feedback देते हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं था कि we have a flair for fashion designing. हमें सुन के बहुत अच्छा लगा and I feel I want to go towards fashion designing. You never know what triggers their inner that hidden potential or that interest. So we try all these different methods कि बच्चे अपना path समझ सकें. और फिर भी वो नहीं समझ पाते हैं तो वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग देम बिकॉज अगेन वी बिलीव देयर इज़ नो सेट एज और टाइम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नाउ अभी एज आ गई है कि आपको अपना पाथ पता ही होना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर बच्चा 12th के बाद भी 1 साल लेता है टू अंडरस्टैंड, टू थिंक, टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, देयर इज़ नो हार्म इन दैट. How can we prepare our kids in AI driven job market? अभी AI इतना है, वैसे ही जॉब होंगी तो बच्चों को कैसे प्रिपेयर करें? See, first of all, in the AI driven job market, children have to understand that it is a very competitive job market. आज every second or third person is skilled in this field. So जिन बच्चों को first of all we tell them, अगर आपको really interest है, if you have the caliber and the interest in this field, then definitely you should opt for this field. एज अ प्रोफेशनल. वरना तो AI हम सब यूज़ कर ही रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में एंड हम उसको अपने आप को अपस्किल भी करते हैं. बट एज अ प्रोफेशनल इफ़ यू वांट टू एंटर दिस फील्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द पाथ यू विल अडॉप्ट फॉर दैट थ्रू इंजीनियरिंग और any other diplomas or degrees that you are going to take for it. Secondly, you have to understand that आपको really passion होना चाहिए इसके लिए. Otherwise क्या होगा, आप अपने आप को अपस्किल नहीं करोगे. This is not that field and where everyday technology changes. Everyday technology is changing. So you have to have the passion that you will keep upskilling yourself. The key word in this AI-driven market of job market is upskilling. You have to keep learning new skills every day, literally, if you want to remain in the job market. Not only in AI, I to feel this is common in many jobs now कि आप कोई भी जॉब करें आपको अपने को अपस्किल तो करते रहना पड़ेगा with the changing times.
True. Right. Thank you so much. Here's the end of our show. Thank you Most for welcome, Sonalika, and thank you for having me here. no, thank you for joining our audience with you so your much. wisdom, enlightening them. And I'm sure your words will help students in setting their goals, parents to clear the set boundaries for the betterment of their kids, and teachers and administrator of school authorities as well. Most welcome, Sonalika. Thank you that you invited me here. Thank you.